अस्सलामुअलैकुम। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ जवाद कमर और मैं हूँ आपके साथ आमना खटाना। मोइज़ भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। और जिस तरह से अमरीकी इलेक्शंस जो हम देख रहे हैं कि कल होने जा रहे हैं, ये मामला हमारे सामने मौजूद हैं और इसमें बेसिकली इंटरेस्टिंगली हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहे डेमोक्रेटिक की कैंडिडेट हो कामला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार जो हमारे सामने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पहले भी सदर रह चुके हैं, दोनों इस वक्त पोल्स जो बता रहे हैं रिजल्ट्स वो नेक टू नेक दिखाई दे रहा है। अभी ये प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल होगा कि इस बार कौन प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, किसके चांसेस हाई हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो पोल्स होते हैं इसमें ये कहा जाता है कि ये 100% ट्रू नहीं होते, क्योंकि अगर हम पुरानी देखें हमारे सामने जो प्रेसिडेंट मौजूद हैं उन प्रेसिडेंट के मुताबिक जो पहले एक इलेक्शन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का और उनके साथ साथ जो हिलरी क्लिंटन उनके मद्दे मुकाबिल थी, उसमें कई पोल्स ऐसे थे जवाद और मोइस जिसमें हम देख रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जो थी वो आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन ट्रंप ने सरप्राइजिंगली वो मैदान मार लिया। कल मैं एक्चुअली एक प्रेडिक्शन 2016 की पढ़ रहा था, उसमें हिलरी क्लिंटन की प्रोजेक्शन थी 316 इलेक्टोरल कॉलेज की नशिस्तों की और डोनाल्ड ट्रंप के अराउंड अबाउट 230, बट व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट डिस्पाइट बीइंग अहेड पॉपुलर वोट पे हिलरी क्लिंटन इलेक्टोरल कॉलेज में पीछे थी। लेकिन एक बात है, जो सर्वेज आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मद्देनज़र कुछ चीज़ें हैं जिनका सॉफ्ट कॉर्नर हासिल है डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को इस बार में। एक तो ये कि जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चल रही है हमने देखी, उसके हवाले से जो बाइडन रजीम का मौक़िफ़ रहा वो सारी दुनिया के सामने रहा। वो किसी भी तौर से इजराइल को ये कायल करने में कामयाब नहीं हो सके कि इस वॉर को रोकें। कहते रहे दुनिया के सामने कि हम जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, फिर ट्रंप ने कह दिया कि मैं होता तो ये होता ही नहीं, बिल्कुल, और फिर मैं आऊँगा तो ये सारी जंगें बंद करवा दूंगा। इसके अलावा उन पर 2 हमले भी हुए। फिर हमने देखा एक और चीज़ है जिसका उनको सॉफ्ट कॉर्नर मिला, वो उन पर जो बनाए गए केसेस से उनकी रिहाई मिली। इस पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को धोखेबाज करार दिया, बयानों का सिलसिला जारी है। पेंसिल्वेनिया में उन्होंने तकरीर के दौरान इंतखाबात में धांधली का दावा कर दिया। एग्जैक्टली कहा कि कई दिनों तक नताइज के इंतजार का मतलब निजाम के जरिए धोखाधड़ी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेट्स पर भरोसा नहीं, एक ही रात में वोटिंग, उसी रात नताइज का मुतालबा कर गए। पेंसिल्वेनिया में तकरीर करते हुए कहा कबल वक्त वोटिंग की इजाजत है और तकरीबन 7.5 करोड़ से जायद वोट डाले जा चुके हैं। कई दिनों तक नताइज का इंतजार धोखाधड़ी के मुताबिक है। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप और हैरिस में कांटे का मुकाबला है। नताइज की दुरुस्तगी यकीनी बनाने में चंद दिन लगेंगे। उधर ट्रंप मुखालफिन इस बयान को इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे गए। कहा इस बयान का मकसद नताइज को चैलेंज करने की बुनियाद डालना है। चलें जी जनाब, हमने ये रिपोर्ट इस हवाले से देखी है। अच्छा, अमरीकी सदारती इंतखाबात से एक रोज़ कबल डेमोक्रेटिक कमला ने कमाल कर दिया है और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से ये बयान दिए हैं कि वो जीत रही हैं और उनको बड़ी भरपूर जो कैंपेन है उसमें उनका साथ रहा है। साबिक सेक्रेटरी दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम नूरानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। तस्नीम साहब, इस वक्त वहाँ पर अमेरिका में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, यहाँ पर आप किसको बरतरी लेते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो कैंपेन है वो किसकी ज़्यादा तगड़ी है? तस्नीम साहब। देखिए, तो मेरा ख्याल है सारे जो इस वक्त तजिए हैं उसमें यही है कि बड़ी नेक टू नेक है फाइट। जो कमला हैरिस है वो डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं पढ़े लिखे लोगों में ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे, और जो ट्रंप है वो जो वहाँ के जो अपने आप को ओरिजिनल अमेरिकन समझते हैं वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से भी वो उनका तासुर होता है। मगर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि चूंकि इनकी इलेक्शंस जो हैं ये 538 इनके होते हैं वोट्स, यानी इलेक्टोरल वोट्स, और उसमें जो इनकी 50 स्टेट्स हैं उसमें से हर स्टेट के मुख्तलिफ वेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक। और जैसे कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा है, वो 54 उसके वोट्स हैं, टेक्सास के 40 हैं, और बाकी जो कई सूबे हैं जिनके कई उनके जो स्टेट्स हैं उसमें से 2 या 3 या 4। और उनका सिस्टम ये है कि एक स्टेट में अगर कोई बंदा जो भी इलेक्शन पोलिंग होती है तो जिसके ज्यादा नंबर होते हैं फिर वो सारे के सारे वोट
एक ही विनिंग कैंडिडेट को जाते हैं, विनर टेक ऑल। तो उसमें अल्टीमेटली जो स्टेट्स हैं, यानी 70% स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें तो पक्का पता होता है कि ये डेमोक्रेट जाएगा या रिपब्लिक जाएगा बाय एंड लार्ज। 5-6 स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि डिटर्मिन करती हैं आखिरी दफा। लाइक आपको याद होगा कि बुश के जमाने में फ्लोरिडा एक स्टेट रह गई थी जिसपे कि फाइनल फैसला होना था कि उसके 20 वोट थे और उसके अंदर जो भी जीतता था वो प्रेसिडेंट बन जाता था, और उनकी जो इलेक्शन की जो तादाद थी लोगों की वही बड़ी नजदीक थी आपस में, और वो बड़ा तो इस वजह से इस तरह इस दफा भी ऐसे ही उम्मीद है कि मामला किसी 1-2 स्टेट्स पे आके रुकेगा कि दोनों साइड्स की जो है वोट्स इकट्ठे होंगे, उसमें से 270 जो वोट ले लेता है वो जीत जाता है। तस्नीम साहब, ये आपने 270 की फिगर की बात की, यहीं पे मैं आपको रोककर एक सवाल पूछना चाहूँगी। एक सिनेरियो आपके सामने रखते हैं, अगर जो ग्रीन पार्टी है, लेट्स अज्यूम कि वो किसी भी पार्टी को, दोनों पार्टीज चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, उनको 270 सिक्योर नहीं करने देती वोट्स, तो उस सारे सिचुएशन में फिर क्या मामला कैसे जाएगा? अगर टाई हो जाता है लेट्स से 269 या हम कह दें कि 250 कुछ इस टाइप का सिनेरियो बनता है, फिर क्या प्रोसेस होगा? इस तरह हो नहीं सकता क्योंकि जो टोटल स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 538 हैं जी। तो अब अगर किसी एक स्टेट, मतलब ये नहीं हो सकता कि 50 स्टेट्स में से 49 स्टेट्स के रिजल्ट आए हों और 50 का ना आया हो और उसके बाद रिजल्ट। So therefore, जो ये कभी नहीं हुआ कि टाई हो गया हो, क्योंकि जो उनके जो नंबर्स ऐसे आते हैं कि जो यानी कोई ना कोई जो यानी एक या 2 या 5 से जितने भी से होते वो जीतता है। So therefore अल्टीमेटली इनका मजेदार सिस्टम ये है कि जो सूबा जो है जिसमें जो बंदा जीतता है वो उस सूबे के जितने वोट्स होते हैं जो उनके पॉपुलेशन के बेस पे होते हैं और उनकी सेनेट के जो वोट होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किए होते हैं, वो भी सारे के सारे वोट उसको जाते हैं। तो ये कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं कभी पढ़ा कि ऐसा हुआ हो कि वो टाई हो गई हो। और सो देयरफॉर इलेक्शन आखिरी स्टेट्स या आखिरी 2 स्टेट्स तक चला जाता है अगर बहुत टाइट इलेक्शन हो, मगर जीतता कर कोई ना कोई जरूर है। और अगर 270 तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि अब ग्रीन पार्टी वाला भी एक फैक्टर बीच में आ गया है, वो दोनों पार्टीज को सिक्योर ही ना करने दें, ये इस फिगर तक जाने ना दें, फिर ये एक आइडियल सिचुएशन है। बट मैं चाहूंगी कि इसको किस तरह से देखा जाएगा फिर इस मामले को। मुझे मैंने कभी सुना नहीं, आप कह रही हैं कि कोई थर्ड पार्टी जो है अगर आ गई है तो वो दरमियान में वोट ले जाए और 270 ना कर सके जी। तो आई सब उसमें तो मेरा ख्याल है फिर भी जो मेजॉरिटी जिसकी होगी वो जीत जाएगा। प्रेडिक्शन आ रही है कि ग्रीन पार्टी काफी हद तक डैमेज कर सकती है किसी एक पार्टी के वोट को, रिपब्लिकन को या फिर डेमोक्रेट्स को। और ये भी तो है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो चूज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हूज द विनर, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा। इस पे मैं क्लियर नहीं हूं, मगर मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा सिस्टम हो कि थर्ड पार्टी कुछ वोट्स ले जाए और फिर किसी पार्टी के 270 ना हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर मेजॉरिटी जो है वो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा विनर। आपको क्या लगता है कि जो सवाल आमना ने उठाया कि अगर 269 पे आके टाई हो जाए, चले टाई ना भी हो, सिक्योर ना करने दे 270, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस दफा अगर आप देखें तो ग्रीन पार्टी की थर्ड पार्टी की तकरीबन इस दफा मकबूलियत पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में प्रेजेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जैसे अगर आप मिशिगन को ही देख लें तो 75% ऑफ अरब अमेरिकन वोट इज़ गोइंग फॉर द ग्रीन पार्टी दिस टाइम राउंड, जो सर्वेज हैं। अच्छा, अमरीकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक 270 का जो एक गोल्डन फिगर है उसको रीच करना ज़रूरी है। If in case none of the candidates are able to actually reach the figure of 270 or more, तो फिर ये मामला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। कंटिजेंट इसको प्रोसेस कहा जाता है, राइट? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 51 सेनेटर्स हैं, 51 सेनेटर्स, ईच सेनेटर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ अमेरिका। उसमें से जब सदर का मामला आता है तो 26 सेनेटर्स का वोट कम अज़ कम चाहिए किसी भी उम्मीदवार को कि वो सेनेट कि वो एज अ सदर इलेक्ट हो सके। और जो इस वक्त गिवन इक्वेशन जो आउट ऑफ 51 वोट्स इन द सेनेट, 26 वोट्स इस वक्त रिपब्लिकन्स के पास हैं, 22 वोट्स जो हैं वो
डेमोक्रेट्स के पास हैं और मिनेसोटा और नॉर्थ कैरोलिना आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मेजॉरिटी वोट्स पे इसका नहीं होगा डिसीजन, इसका डिसाइड होगा कि जो 26 का जो गोल्डन फिगर है वो किसको मिलता है इन द सेनेट। While when it comes to the वाइस प्रेसिडेंट तो वो मेजॉरिटी आउट ऑफ 51 हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। देखिए, सदारती इलेक्शन की बात हो रही है जिसमें सिर्फ एक रोज़ बाकी है और अमरीकी मुसलमानों की बड़ी तादाद है। वो किस उम्मीदवार की हामी है? वो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल अब्बास इस वक्त अमेरिकन इमिग्रेशन अटॉर्नी नईम साखिया के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है नईम साखिया का? जैसे कि इस वक्त सिर्फ एक दिन रह गया है यूएस के इलेक्शन में। हिरदल अजीज़ अटॉर्नी हैं जनाब नईम साखिया साहब, पाकिस्तान की बहुत सी तंजीमों में, बहुत से इस्लामी सेंटर्स में एक बहुत ही ज़्यादा आला मकाम रखते हैं, बहुत खिदमत करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की और इस्लामिक कम्युनिटी की। तो हम इनसे पता करेंगे कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाकिस्तान के जो सियासी, माशी और इकोनॉमी जो हालात हैं उनमें कौन सा आने वाला कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी को सिर्फ पाकिस्तान के लेंस से यूएस इलेक्शन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं और अमेरिका ऑफ कोर्स एज अ सुपर पावर, एज अ ग्लोबल पावर, बहुत सारी पॉलिसी कंसिडरेशंस हैं जिनको देखते हुए हम चुनाव करते हैं इस बात का कि किसे सदर का वोट दिया जाए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो यूएस के अंदर जो अफरा तफरी है पिछले 2016 से, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि अगर हमने इस वर्क को पलटना है, अगर हमने इस यूएस की सियासत के अंदर हलचल को ख़त्म करना, नॉर्मलाइजेशन लानी है, तो फिर हमें माजी के कैंडिडेट से छुटकारा हासिल करना होगा। तो इस हवाले से तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात के मुतमन्नी हैं कि इस वक्त जो नए कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं कमला हैरिस की शक्ल में और उनके वाइस प्रेसिडेंट की शक्ल में, वो ऑफिस बेरर हों अगले इलेक्शन के बाद। लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूरी है समझना कि इस वक्त कांटे का मुकाबला है और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा। जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है पिछले एक साल से हम बहुत कर्ब में मुब्तला हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और मुसलमानों ने इस हवाले से पॉलिसी डिसीशंस दिए हैं, गाइडेंस मिली है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, इमाम्स ने, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग। ठीक है, आपने उनका मौक़िफ़ सुन लिया। तस्नीम नौरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया था ब्रेक पर जाने से पहले, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। तस्नीम साहब, अभी जो हम सारे मामला देख रहे हैं, ख़ास तौर पे पूरी दुनिया की नज़र है इस इलेक्शन पे, और उसकी एक रीज़न सबसे बड़ी इस वक्त जो सिचुएशन गाज़ा में ख़ास तौर पे बनी हुई है। अब बाइडन इंतज़ामिया यानी कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या स्ट्रेटजी है, वो हमारे सामने है। और ऑब्वियसली जो कमला हैरिस है उनकी इतनी चेंज नहीं हो सकता कि हम कहें कि वो आएंगी तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक उसूल रहा है या जो उनकी स्ट्रेटजी रही है बाइडन इंतज़ामिया की, उससे हट कर कुछ करेंगी। तो सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो कुछ बेहतरी देखेंगे गाज़ा इजराइल सिचुएशन में, कुछ हम कहेंगे कि शायद एक ताज़ा हवा का झोंका मिले, कुछ बेहतरी आए, और स्लाइटली चेंज ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ चेंज लेकर आए। आप क्या समझते हैं इस पॉलिसी पर? देखिए, बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को प्राइड करते हैं या बोस्ट करते हैं कि भाई मैंने कुछ जंग स्टार्ट नहीं की। जो उनके 4 साल थे, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसमें ये वाकई दुरुस्त है कि उन्होंने जंगें बंद की हैं, मसला अफगानिस्तान, और यानी उन्होंने कोई जंग स्टार्ट नहीं की अपने दौर में। तो उनकी निगोशिएशन अफगानिस्तान की भी जो थी बड़ी जबरदस्त उन्होंने की। तो एक उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि भाई चांसेस हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो शायद इजराइल पे अमेरिका का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो, और वो यानी मगर सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वहां पर एक ही है, और वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी इजराइल को कोई नुकसान जो है होता देखेगी नहीं। सिर्फ एक डिस्करेज किया जा सकता है कि वो डिस्करेज किया जाए कि भाई इतने, यानी इनकरेज, जैसे अब एक किस्म का इनकरेज किया जाता है, सीज़फायर ही हो जाए जिसमें हम ह्यूमन लॉस तो उसको तो रुकता हुआ देखें। जी, मतलब है कि अब किस शक्ल में भी आता है वो कहना मुश्किल है, मगर बज़ाहिर चांस बेहतर है कि अगर बुश आए। हालांकि ट्रंप इस वक्त बहुत एग्रेसिव बातें कर रहा है। तसीम साहब, एक बड़ा अहम फैक्टर जो सामने आ रहा है इस बार अमेरिकी इंतखाबात में,
वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सॉफ्ट कॉर्नर्स भी मिले हैं। उन पर 2 अटैक्स हुए, उन पर जो केसेस बनाए गए थे उनमें उनकी बेल हुई। क्या कहेंगे आप, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा उनको? देखिए, बात यह है कि अमेरिका में जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे मैंने अर्ज की, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ तक कि मेजर किसी पॉलिसी, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट का है, वो मेजर पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं होगी, एक मार्जिनल हो सकती है। जहाँ तक ये उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं, जाहिर है कि सिंपैथी फैक्टर का थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, मगर जज इंडिकेट करता है कि कुछ जो उनके अपोनेंट्स हैं वो इतने खाइफ हैं, यानी एक तो नॉर्मल एक इलेक्टोरल चेंज होता है, एक सियासी चेंज होता है, इस दफा कुछ उससे ज्यादा लग रहा है कि जैसे कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके आने से बहुत खाइफ हैं और समझते हैं कि इस मुल्क में तबाही आ जाएगी, इस मुल्क में जो 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 अपना इमिग्रेंट्स हैं वो सारे निकाले जाएंगे। यानी उन्होंने जो बहुत से बयानात दिए हैं उन पे उनको बड़ा एग्जैजरेट करके वो पेश करते हैं। तो चूंकि उस वक्त जब ये अटैक हुआ था तो बाइडन था और इनकी पलड़ा बहुत भारी था, तो मैं समझता हूँ कि डेस्परेशन का उस वक्त एंगल था कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि भाई इसको मार दो। मगर आई थिंक सिंस देन जो उनके खिलाफ खड़ा है वो भी तगड़ा हो गया बाइडन के जाने से पहले। सो देयरफॉर उस किस्म का एंगल नहीं है। मगर आपका जो सवाल है, सर्टनली उस पे उसको सिंपैथी एक खास सेक्टर में जरूर मिलेगी कि जो इस किस्म की वाकयात में होता है। ठीक है तस्नीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद सारे मामले पर तज्जिया पेश कर रहे थे। और अब कल ये इलेक्शन हम देखेंगे बिल्कुल मोइस, और ऑब्वियसली इनफैक्ट जब हम कल 5 बजे ट्रांसमिशन में आएंगे तो वोटिंग का आगाज उस वक्त हो शुरू होगा। अच्छा, मैं शॉर्टली कमेंट आपका चाहूँगा। एक बड़ा अहम मामला जो अमेरिकन इलेक्शन में आता है वो बैटिंग का है। पूरी मार्केट में क्या चल रहा है, किस पर बैटिंग बहुत ज़्यादा, ट्रंप की तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लग चुकी है, कि वो खास वजह सामने आई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैटिंग भी ट्रंप पर ही लगा रहे हैं, जबकि अब आमदा ने भी अभी बताया था कि फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल करीब है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। बिल्कुल आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और बैटिंग मार्केट्स जो अमेरिका की एक हकीकत है, चाहे वो स्पोर्ट्स का मामला हो या अब सियासत का मामला हो, तो बैटिंग मार्केट्स में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, जैसे बड़े बिजनेस सच एज इलॉन मस्क, उन्होंने पार्ट लिया पॉली मार्केट में को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। एलिजिडली $43 मिलियन उन्होंने जो है पंप इन किए इन पॉली मार्केट। और इनिशियली तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत हाई बूस्ट मिला इन टर्म्स ऑफ बेटिंग ट्रेंड्स जो थे, तकरीबन 67% तक पॉली मार्केट में उनके चले गए, बट विच इज़ नाउ डाउन टू 54। आज भी बेटिंग ट्रेंड्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लेकिन कुछ जो अभी पिछले दिनों कुछ वो आई तो उसमें कमला ने कुछ पिकअप किया। बिल्कुल, चलें जी, इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे कल मुलाकात होगी। कल बड़ा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग डे होने जा रहा है और कल देखेंगे कि कल क्या गहमा गहमी रहती है। कल आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।